जा रहा हूँ। हाँ, पीछे नमस्कार। से ही आप हुआ है। देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं वो मुद्दा है महंगाई का, क्योंकि आपको बता दें जनता महंगाई से पूरी तरीके से त्रस्त है और कुछ समझ नहीं पर चुनाव में व्यस्त है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई ने जो आम जनता की कमर तोड़ दी है उसको लेकर के हम चर्चा पे बैठे हैं। आपको बता दें घर के ऊपर जो 25 रुपए बढ़े हैं, जो एलपीजी सिलेंडर है उसके ऊपर, तो तमाम जो चर्चाएं हैं हम उस पर करेंगे। हमारे साथ है महावीर सिंह निनानिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंचनगर के जिलाध्यक्ष केशव चौधरी जी हैं। मोनिका पंडित जी हैं जो टीचर भी है और एक गृहिणी भी है। साथ में है विनय यादव जी जो वार्ड नंबर 2 से पूर्व पार्षद रहे हैं। तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकार इस वक्त 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और उसमें व्यस्त है पूरी तरीके से तैयारी, यानी कि लग गई है तैयारी के अंदर सरकार। और महंगाई से आम जनता का तेल निकल रहा है, तो आखिर ऐसे में जनता जाए तो कहां जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जन घुट रहा है। और जो महंगाई की जो बात यानी कि हम जो करने जा रहे हैं, देखेंगे किस तरीके से कौन कौन लोग अपनी क्या क्या विचारधारा रखते हैं। विनय जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूँ। क्या कहेंगे जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनता त्रस्त है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जी, महंगाई बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो विजन लेके चली थी भाजपा सरकार, वो उस विजन पे इन्होंने किसी पे भी काम नहीं किया। जब सरकार विपक्ष में थी और चुनाव का समय था, तो इन्होंने महंगाई पे बहुत बड़े बड़े भाषण, आपको ध्यान होगा, बड़े लच्छेदार भाषण दिए थे सरकार ने। अब कांग्रेस राज के अंदर महंगाई उस स्तर पर पहुंच गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। सिलेंडर के रेट से केवल 15 रुपए का रेट बढ़ने पर ये कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते थे भाजपा के, जो आज के समय में जो मंत्री हैं, उस समय जो विपक्ष में बैठते थे। और आज आप सिलेंडर का रेट देखें, मतलब एक सुनियोजित तरीके से सरकार धीरे धीरे करके जो 90% हिंदुस्तान का वर्ग है उनके हाथ से किस तरह से चारों तरफ से उनको लूटने में लगी हुई है। अब आप सिलेंडर की बात लीजिए, 415 रुपए का सिलेंडर था जब भाजपा की सरकार आई थी, आज 815 रुपए का हो गया है। ज्यादा कर दिया। सब्सिडी आती थी खाते, आठ सौ चलो वो पिचासी कम बढ़ता रहता है, हम्म। ये ठीक, आठ आठ सौ सौ पिचासी का पिचासी है। 885 का हो गया है। हम्म। तो आप ये देखिए किस तरह सुनियोजित तरीके से इन्होंने पहले सब्सिडी को बैंकों में ट्रांसफर किया, और ये आपकी जो है सब्सिडी बैंकों में आने लगेगी। धीरे धीरे लोगों को उस चीज का आदी बनाया, और उसके बाद सब्सिडी को रेट कम करते करते अब आखिरी में सब्सिडी को खत्म कर दिया गया। अब आपके खाते में 2-2.5 रुपए 5 रुपए सब्सिडी आती है नाम मात्र के दिखावे के लिए। अब सरकार ने सब्सिडी को बंद नहीं किया है, वो कम हो गई है। अब जब सब चीज इन्होंने जीएसटी के दायरे में ले आई है, तो ये पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं लाती? पेट्रोल का आप रेट देखिए, 100 का आंकड़ा कूद गया। और जो हमारे से गरीब देश है, हमारे से जो गरीब देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही बदतर हालात में है, जो वर्ल्ड बैंक के कर्जे पे चल रहे हैं, उनका ब्याज देने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ रहा है, उन देशों में पेट्रोल इस रेट पे नहीं बिक रहा, वहां सस्ता बिक रहा है। तो क्या वजह है? कहीं ना कहीं सरकार चारों तरफ से जनता को लूटने में लगी हुई है। इनकी एक पॉलिसी है सरकार की, अब किसी तरह से जो 80 या 90% की जो लॉबी है उनको उस लेवल पे लाके छोड़ दो, वो पेट की भूख तो सीमित रह जाए, ना वो सरकार का विरोध कर सके, ना विरोध प्रदर्शन कर सके, ना विद्रोह कर सके। केवल उनकी दिनचर्या सुबह उठने से रात के सोने तक एक मुद्दे पर है, अब पेट की भूख कैसे मिटाई जाए। इसलिए महंगाई को सुनियोजित तरीके से इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे सरकार की तरफ से इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, आम आदमी ना तो आवाज उठा पा रहा है और ना ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला पा रहा है। नहीं, सवाल एक और उठता है ना, सरकार कहती है हम गरीबों को मुफ्त में जो गैस कनेक्शन दे रहे हैं। भाई आपने गैस कनेक्शन दिया, क्या लोगों ने दोबारा सिलेंडर को भराया भी है या वो नहीं, दोबारा लोग लकड़ी पे नहीं बैठे? मोहन जी, एक चीज बताइए मुझे, गैस कनेक्शन लोगों को दिए, कितने लोगों को गैस कनेक्शन दिए इन्होंने? कहीं आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है? और कितने लोगों ने रिफिलिंग कराई उन कनेक्शन की? ये कहीं हुआ है? अब कह रहे हैं कि हमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है गैस कनेक्शन देने के लिए। तो ये काम पहले ही कर देते ना, लोगों को कनेक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप फ्री आधार कार्ड के बिना पैसों के जब देना चाहते थे, तो एक बार जिनके पास सबके लिए फ्री कर देते, ये जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को देने के लिए। जिनकी इच्छा होती, जिनको जरूरत थी वो ले लेता, जिनको नहीं थी वो नहीं लेता। अब इसमें कहां घोटाला हुआ है? अब जो गैस एजेंसियां थी, जो और सरकारी कर्मचारी थे जिनके अंतर्गत ये स्कीम से चल रही थी, वहां बड़े लेवल पे घोटाले हुए हैं। अब उनकी जांच कौन कराए? सरकार के घोटाले सरकार जांच कराएगी नहीं। जब कभी विपक्ष आएगा तो ये घोटाले उजागर होंगे सारे। ठीक है। मोनिका जी, हाँ आप जी तो सर। गृहिणी हैं, कितना आप तो गृहिणी हैं, कितना असर आपके बजट पे पड़ता है? लगता है मंदिर के अंदर घुट रहे हैं महंगाई को लेकर के, या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, डरे हुए हैं तमाम लोग,
यानी कि सब कुछ आंख बंद करके देख रहे हैं कि सरकार कितनी ज्यादती कर रही है महंगाई के नाम पर, यानी कि ऑक्सीजन, ये एलपीजी सिलेंडर के नाम पर किस तरीके से पहले 25 रुपए बढ़ाए, आज फिर 25 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने। यानी कि लगातार बार बार इस तरीके से आप देखिए सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल, तमाम चीजों के ऊपर, तो क्या घुटन महसूस करते हैं? आपको लगता है घर चलाना आसान हुआ, मुश्किल हुआ पहले की अपेक्षा? जब 2014 से पहले आप सही थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी। हाँ जी, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं इस बात से एक शुरू करूंगी अपनी चर्चा कि एक कहावत है, राम युग में दूध, कृष्ण युग में घी और कलयुग में मिली मिलावट जान बचाकर जी। यहाँ मैं मिलावट को महंगाई से जोड़ूंगी कि कलयुग में मिली महंगाई जान बचाकर जी। आज जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। आम आदमी की थाली हर दिन हो रही है खाली। ये कहावत भी है कि आम आदमी, वो विनय भाई की बात ठीक है, वो सुबह उठता है और शाम तक यही सोचता है कि मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट कैसे पालूं। आप देखिए आज सिलेंडर पर फिर 2 दिन, आज और कल में जब भी बढ़े हैं 25 रुपए फिर बढ़ा दिए गए, 885-900 के करीब आप समझ लीजिए। अब एक गरीब आदमी जिसकी दिन की कमाई 500 रुपए है या 400 रुपए या 375 रुपए है, वो कहां से 900 रुपए के सिलेंडर से अपने घर की रोजी रोटी चलाएगा? दूसरी बात, लकड़ियों के भाव, किसी भी चीज का भाव देख लीजिए, सारे आसमान को छू रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आम जनता महंगाई से इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, वो घुट घुट के जीने को मजबूर है। ना वही बात है ना कि गले में फांस है, ना वो निकली जाती है ना निकाली जाती है। तो वही आम जनता का हाल हो रहा है। वो ना महंगाई को झेल पा रही है, ना उसके बारे में कुछ कह पा रही है, कहती है तो उसको खामोश कर दिया जाता है, थोड़ी सी लालच में या कुछ लेकर। विनय जी ने एक सवाल खड़ा किया कि सरकार अभी देख रही है कि पब्लिक अपने आप को कितना घुटा हुआ, यानी कि कब तक सहन कर सकती है कि उसको इतना कंठमोश हो कि वो कब तक बर्दाश्त कर पाए। सिर्फ सांस लेने को ही आजादी समझे, सिर्फ पेट भरने को ही सोचे कि भाई सरकार है बहुत बढ़िया कर रही है। आखिर देखिए बेरोजगारी की हालत क्या है, तमाम चीजों की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, और धन्ना सेठों की जो तिजोरी भरी जा रही है, उनका एनपीए माफ किया जा रहा है, और आम आदमी की यानी कि थाली में रोटी तक नहीं है। बिल्कुल, वही तो कह रही हूँ, आम आदमी की थाली में आज रोटी नहीं है, दिन प्रतिदिन हो रही है खाली। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। महंगाई का कारण क्या होता है? महंगाई का कारण होता है करेंसी की पावर। इसमें जब क्या कहते हैं 10 रुपए की चीज 50 रुपए में या 10 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलने लग जाए तो महंगाई पे सीधा असर पड़ता है, तो वो उसी को हम महंगाई कहते हैं। तो आप ये देखिए ना कि छोटी से छोटी चीज के लिए आज हमें इतना ज्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है, हर चीज का टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो जो सारी चीजें हम पे कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, ये लोग अपना घर भर रहे हैं, जनता के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप रेवाड़ी का हाल देख लो। और आप कह रहे हो 2014 से पहले कभी हमने इतनी मारामारी नहीं देखी किसी भी चीज के प्रति, जो इस वक्त हमें देखने को धीरे धीरे मिल रही है। स्टेप बाय स्टेप, विनय भाई की बात ठीक है, ये सरकार स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लोगों को बेरोजगार बना रही है, इस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है। लेकिन एक चीज ये है कि जब हर चीज की अति होती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उपद्रव होते हैं, सत्याग्रह होते हैं, जैसे गांधी जी ने किए थे, ठीक है, आंदोलन होते हैं। तो कब तक जनता इन सबकी मनमानी सहन करेगी, इतनी महंगाई को सहन करेगी? एक न एक दिन तो आंदोलन होगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, सब कुछ मिलकर एक साथ होगा। मोनिका जी सवाल ये है ना, राष्ट्रवाद के नाम पर आप लोगों का इतना कंठमोश दो कि बोलो जी देश हित के अंदर ये तो किया जा रहा है, आपको जो है विकास हो रहा है देश के अंदर, तो देश हित में ये सब चीज जरूरी है। क्या इससे पहले जो सरकारें थी वो देश हित में नहीं करती थी क्या? मतलब देश नहीं, हित क्यों के नहीं अंदर करती थी? आप सरकार जितने भी एसेट्स है वो बेचने में लगी है, तमाम चीजें, कभी एलआईसी है, डीजल है, कहीं पेट्रोल, तो तमाम जो एसेट्स है वो बेच रही है, और फिर भी सरकार की भूख नहीं दब रही है, आम जनता पर बोझ पड़ रहा है। तो उससे तो इनको आम जनता से तो कोई मतलब भी नहीं है ना कि आम जनता पे किसी चीज का बोझ पड़ रहा है। अच्छे दिन के सपने दिखाए थे सरकार ने जब आए थे वोट के नाम पर, अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे अगर ये अच्छे दिन होते तो ये अच्छे दिन हमें तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं तो यही मानती हूँ, अगर इसी को अच्छे दिन कहते हैं तो ऐसे अच्छे दिन भगवान किसी को ना दे मेरे हिसाब से, क्योंकि चारों तरफ त्राही त्राही बची हुई है हर चीज को लेकर। निलानिया जी, आप देखिए एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो सरकार जो है जन आशीर्वाद यात्रा, तिरंगा यात्रा, क्या लगता है लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए है कि 25 रुपए सिलेंडर का रेट बढ़ा तो कोई बोलेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, और जो मन में आंख में मिर्ची लोगों के डाल दो, नए नए सपने दिखाओ, भारत
तरक्की कर रहा है, भारत विकास कर रहा है। भाई आप हिंदू मुसलमान करते करते ये जो महंगाई का असर किस पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है? हिंदुओं पे नहीं पड़ रहा क्या? या सिर्फ मुसलमानों पर नहीं पड़ रहा है ये? या ऑक्सीजन या जो सिलेंडर के जो हम लेंगे, एलपीजी गैस हम लेंगे, हम हिंदू नहीं है क्या जो हम 25 रुपए यानी कि एक महीने में 2 बार 25-25 रुपए भर चुके हैं? देखिए मोहनलाल जी, जब इनकी ये यात्रा चल रही थी, ये अपना ये जन समर्थन यात्रा चल रही थी, एक तरफ तो जन समर्थन यात्रा चल रही थी, दूसरी तरफ ये 25 रुपए बढ़ा देते हैं। देश को पता ही नहीं, देश की जनता को पता ही नहीं। अब मैं विनय भाई की एक जेलदार साहब की एक बात से शुरू करता हूँ, जिन्होंने कहा कि ये चाहते 90% लोगों को मार दो, कमजोर कर दो, मतलब उनको कमजोर करो, निठल्ला बना दो जी, और फिर ये अपना आप बोल नहीं सकेंगे, कुछ भी करो उनके लिए। देखिए, किसी देश को भी मारने के लिए, आर्थिक मारने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए बेरोजगारी ला दो, आर्थिक स्थिति ला दो देश के अंदर, वो बगैर हथियार मर जाएंगे। देखिए, मुझे यहाँ हिटलर की एक बात याद आ रही है। जब हिटलर तानाशाह था तो एक बार अपनी संसद के अंदर गया, तो जाकर संसद में एक मुर्गा चीर फाड़ के लेगा, खाल तार के लेगा उसका, और जाके वो यूं फेंक दिया संसद के अंदर। सारे जितने बैठे थे वहां संसद महोदय, वो बेचारे वो जितने सांसद थे वो सारे अचंभित रह गए, यार क्या ये आपने क्या कर दिया, मुर्गा को मार दिया आपने। वह देखिए जी, ये मुर्गा मरा नहीं, अभी जिंदा है, हमने इसकी खाल पाड़ी है और इसको हम अब चुग्गा खिलाएंगे, थोड़ा दाना दाना। तो ये जनता को इस तरह से इनकी खाल पाड़ दो और चुग्गा खिलाते हुए जिंदा रहे, ये बोल ना सके, तो भूख पे रहे। तो ये हमारे इन्होंने बड़ा अच्छी बात की भी है विनय भाई ने। अब ये देखिए, एक तरफ तो ये त्रस्त है, मुंह बाएं खड़ी है समस्याएं जनमानस की, कहीं बेरोजगारी है, कहीं उद्योग बंद हो रहे हैं, कहीं कर्मचारी बिल बुला रहे हैं, कहीं मतलब अपना किसान बेचारे सड़कों पर पड़े हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी अपनी जन समर्थन यात्रा, अपनी चुनावी यात्रा कर रहे हैं, कहीं ठेले बांट रहे हैं। अब देखिए, वो जो गोदामों में फूड सप्लाई का गोदामों दाल वर्षों से जो खराब था, उनको निकाल रहे हैं और उनको मतलब 5-5 किलो देके फ्री के अंदर। देखिए, एक परिवार में 5 किलो तो एक दिन चलता है। अब 90 रुपए का अनाज है, 142 और 150 रुपए का थैला है, और उन पर क्या फोटो गिन करके प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम का। अब कहते हैं दुष्यंत का तो हटा ही दिया वहां से, और फिर धनखड़ जी का लगा दिया। क्या खेला चल रहा है? ये एक बहुत बड़ा खेल है पब्लिक को मारने के लिए। अच्छा, आप बात हमारी बहन जी कहती सत्याग्रह करना चाहिए जी, आंदोलन करना जी। बहन जी, सत्याग्रह किसके खिलाफ करोगे? देशद्रोह मुकदमा लगेगा आपके, सीधा सीधा। आप इनसे महंगाई की बात करिए, बोले आप देशद्रोही, आप अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान भेजते थे, अब आप अफगानिस्तान भेजने लगे। अब देखिए नहीं, ये खुद चल जाए चुनाव लड़े पाकिस्तान जाके, ये खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्या देश की जनता ने पाकिस्तानियों से मांगी वोट, अफगानिस्तानियों से मांगी वोट तो हमसे मांगी थी जी। किसान लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए 3 बिलों को लेकर के, उनको तो मवाली, आतंकवादी, खालिस्तानी बताया जा रहा है। आम आदमी भूखे पेट आंदोलन कर पाएगा क्या? भूखे पेट आंदोलन होता है? अपने बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, स्कूल की फीस देना मुश्किल हो रहा है, बाजार के अंदर 10 पैसे का धंधा नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, कहाँ से खरीदेगा लोग? मोहनलाल जी, 400 आदमियों ने बात, किसानों की मतलब बेचारे वो मौत हो गई है वहां, 400 आदमी मौत हो चुकी है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा। देखिए, अब जो अपनी मांग उठा, देशद्रोह कहां से आ गया? हमारा बोलना क्या देशद्रोह है? मतलब आवाज उठाना, महंगाई खिलाफ आवाज उठाना, बेरोजगारी के खिलाफ उठाना, उनको लाठियां बांधी जा रही है, उन पर कैनन चला रहे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, फिर जेल में बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ये ताना, इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी देश के अंदर? और ये अपना चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं यूपी के अंदर। अब देखिए, आप कहते कोविड तीसरी लहर आ रही है, अब इनको लहर नहीं दिखाई दे रही। वही बात आ रही है, तीसरी अगर लहर आ जाती है तो वही बात है, तो बंगाल के अंदर चुनाव और थे, अरे अपनी सभा पे जनसभा सब करते, जब लहर घेर लिया तो अब हमारा मुख्यमंत्री जैसे भाई साहब केसराव जी कह देंगे यशस्वी ऐसा मुख्यमंत्री, अब कह दिया गैस से तो ऑक्सीजन से तो एक भी नहीं मरा। कल ही कहा है मुख्यमंत्री ने। कितनी विडम्बना है, कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे एक प्रधानमंत्री कहता है एक भी ऑक्सीजन से नहीं मिला। ये तो केशव भाई बताएंगे क्या यहाँ रेवाड़ी में इनके सामने वही मौत। केशव जी देखिए निनानी केशव जी प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठते हैं, ये पंचायत के जिला अध्यक्ष हैं और बीजेपी के समर्थित हैं, इसलिए हम इनसे चर्चाएं कर लेते हैं। लेकिन केशव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, लगता है आप लोगों को महंगाई का असर नहीं है, आपके घर में सिलेंडर फ्री में आ रहा होगा। मोहनलाल जी, मैं भी एक मिडिल परिवार से आता हूँ। हम वही तो पूछ रहे हैं, आप क्या नहीं, आप मेरी दोनों चीजों को बहुत फर्क है मोहनलाल जी। देखिए, आप
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महंगाई जैसी आपके ऊपर है वैसी हमारे ऊपर है, मिडिल क्लास के ऊपर भी वही है, सभी परिवारों पर वही है। लेकिन मैं विनय भाई के बात का जवाब जरूर दूंगा कि 7 साल से, जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, अगर आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि लूट मची हुई है, 25 रुपए सिलेंडर महंगा हुआ, सरकार अपने खजाने भर रही है, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा मोहनलाल जी, इन 7 सालों के अंदर किसी भी कैबिनेट मंत्री पे या हरियाणा में किसी पे भी आप मेरे को बता दिए भ्रष्टाचार का कहीं कोई केस है, कहीं किसी का कोई नाम है? ये जो लांछन लगा रहे हैं कि ये पैसा सरकार रखी है मोहनलाल जी, ये पैसा अगर 25 रुपए सिलेंडर बढ़ा है मोहनलाल जी, तो ये गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, ना कि पर्सनल इंडिविजुअल किसी को फायदा हो रहा है। महंगाई बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है, मैं मानता हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है मोहनलाल जी, लेकिन और देशों की, मोहनलाल जी, और देशों एनपीए माफ कर दो। पता है आपको कितनी कंपनियों का एनपीए माफ किया है? 10 लाख करोड़ करीबन एनपीए बन गया। और आप और मैं लोन ले लेना, आपका हमारा 10,000 रुपए माफ नहीं होता। बैंक वाले घर आ जाते हैं कुर्की करने के लिए। बिल्कुल। मतलब उन्हीं का माफ करो, उन्हीं से ठंडा ले लो, उसी से चुनाव लड़ो और जनता को निचोड़ करो। देखिए मोहनलाल जी, इसी सरकारों में मेरे को, आप इस 7 सालों की सरकार के अंदर मेरे को हिंदुस्तान से जो पुरानी सरकार के लोग पैसा लेकर भागे थे उनको वापसी लाने का सरकार ही काम ये कर रही है मोहनलाल जी। इस कितना सरकार में, पैसा इस सरकार में आया तो एक भी नहीं। नहीं, देखिए देखिए मोनिका जी, लाने का एक प्रोसीजर होता है। विजय माल्या जैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के जो एमपी होते थे, उनकी भी संपत्ति कुर्क करके उन पे कार्रवाई चल रही है। जितने भी लोग यहां से भ्रष्टाचार, और देखिए मैं तो आपसे इतनी बात कहूंगा मोहनलाल जी, इन 7 सालों की सरकार में मेरे को आप ये बताइए कि कौन सा इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने किसी अपने आदमी को या अपने बड़े जिनका आप कई बार नाम भी होते हैं, किसी को लोन दिया हो और वो भाग गया हो? पिछली सरकारों में जिन्होंने काम किया था, पिछली सरकारें जिन पे मेहरबान थी, वो हिंदुस्तान छोड़ के भागे हैं मोहनलाल जी। सवाल मेरा ये है केशव जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, गैस सिलेंडर के 400 से 800 रुपए हो गए, 885 रुपए का नया सिलेंडर हो गया। आपकी आय दोगुनी हुई है क्या? मुझे बता दीजिए सीधा सा। आप अगर 20,000 रुपए महीने कमाते थे, अब 40,000 रुपए महीने कमाने लगे हैं क्या? मेरा सवाल ये सीधा है। मोहनलाल जी, सुनिए, मैं 2020 में, मोहनलाल जी 2020 में और 2021 में जो ये कोरोना की जो लहर थी, उसमें मैं तो क्या अच्छों की इनकम, नहीं मोहनलाल जी, नहीं, आप मोहनलाल जी बड़े आप देखिए, क्या कोरोना खाली हिंदुस्तान में हुआ? मोहनलाल जी, मिले नहीं, हॉस्पिटल मिले नहीं, आपकी सरकार प्रचार की सरकार हो गई है। वैक्सीन लग रही है मोहनलाल जी, ये देखिए वैक्सीन का कैंप लग रहा है, आपको हालत पता है उनकी? जहां रोज वैक्सीन की हम खबरें दे रहे हैं, 25 जगह वैक्सीन अपने आदमियों को लगवाई जा रही है, आम आदमी को वैक्सीन नहीं लगनी। वो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं 200 आदमी का, 200 आदमी 200 वैक्सीन मिलेगी, अपने आदमी को लगवा दी। मोहनलाल जी, पर डे रेवाड़ी के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके ही अपने आप चैनल के माध्यम से, आप ही शाम को आपके एचआर न्यूज के माध्यम से आप शहर के अंदर भेजते हैं कि 20 स्थानों पे वैक्सीन लगेगी मोहनलाल जी, लेकिन वहां लग रहे हैं ना, वो जो कैंप लग रहे हैं अपने लोगों को लगवाने के लिए लग रहे हैं लोग, इसलिए आप नहीं मोहनलाल जी, देखिए मोहनलाल जी, देखिए अपने आदमी कुछ नहीं होते। अगर हमारे पंजाबी समाज ने 4 कैंप या 5 कैंप लगवाए तो उसके अंदर 36 बिरादरी आई, उसमें अपने और पराये लोग क्या होते हैं? पूरे रेवाड़ी के लोग उसके अंदर आए हैं, हमको चिन्हित करके कहते हैं कि आप उसको भेजिए और उसको ना भेजिए मोहनलाल जी। केशव जी, लोग धक्के खा रहे हैं, मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। मेरा नंबर आया, बोला नहीं लगेगी, वैक्सीन खत्म हो गई।
100 वैक्सीन आपने नहीं बना, मोहनलाल जी, वैक्सीन आप जाके देखिए ना। मोहनलाल जी, वैक्सीन मैं कैंपों के अंदर रहा हूं मोहनलाल जी, लेकिन सुबह 10 से और 1 बजे का टाइम है। मेरा सवाल महंगाई पे है। मेरा सवाल ये है, आपकी आय डबल हुई है, किसानों की आय डबल हुई है, हम कह रहे गेहूं पे हमने 50 रुपए बढ़ा दिया। अरे भैया आपने 50 रुपए बढ़ा दिया, 200 रुपए लागत बढ़ा दी, क्या कर दिया आपने? आप जेब से 200 रुपए निकाल रहे हो, 10 रुपए आप दे रहे हो किसी को और राजी कर रहे हो, बोले जी हमने तो आपको दे दी, मतलब 5 किलो गेहूं से गुजारा हो जाएगा। तो गैस के लिए पकाने के लिए नहीं चाहिए उस पर चूल्हा, रोटी हवा में मिल जाएगी। मोहनलाल जी, आप देश का अगर आंकड़ा लेके चलेंगे 80 करोड़ जनता को या जितनी भी जनता, आप कहाँ समय है क्या 80 करोड़ को रात में उसको कमाने खाने लायक बनाइए ना। मोहनलाल जी जो ऐसी त्रासदी चल रही है, देखिए 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 मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, चुनाव के लिए पैसा जाता है, मोहनलाल आपके जी, पास सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिल रहा है इस वक्त देश के अंदर। मोहनलाल जी, सबसे 90% में 90% बीजेपी को, 10% में बाकी की सब पार्टियां। मोहनलाल जी, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सरकार करे तो मरे, सरकार ना करे तो मरे। आप बताओ अब अगर सरकार, नहीं, अब अगर रोजगार की बात देखिए 2 करोड़ की रोजगार की बात थी, कहाँ गए वो? अब तक 10 करोड़ 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार मिले थे, कितने मिले रोजगार? मोहनलाल जी, 2 करोड़ का वादा था, 2 करोड़ का वादा था, रोजगार खत्म कर दिए। हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, आपके पास ट्रेन तो है नहीं, बस तो थी नहीं, हवाई चप्पल वाले सरकारी संस्थाएं खत्म, प्राइवेट उद्योग खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए, और रोजगार का है। मोहनलाल जी, देखिए 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 मोहनलाल जी, जो आप हवाई जहाज में चप्पलों की जो बात जो आप करते हैं, देखिए हिसार से अमृतसर, हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से धर्मशाला या शिमला, ठीक है। अभी थोड़ी सी कोरोना करके अगर आप उसके टिकट की अगर आज की तारीख में इंक्वायरी आप निकालेंगे तो महज 1550 रुपए में आप फ्लाइट से हिसार से शिमला, चंडीगढ़ या अमृतसर का सफर कर सकते हैं। कितनी फ्लाइट चल रही है, कितनी फ्लाइट चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, कोरोना करके जो चीजें चल रही हैं, वो जो भी फ्लाइट चलती है, फ्लाइट चल कितनी रही है? रेलवे सुनिए, जो रेलवे में टिकट 15 रुपए की थी वो 350 रुपए की टिकट हो गई है, 15 रुपए की टिकट 350 रुपए की। यानी कि सरकार ने देख लिया लोग कहीं ना जाए, ना कमाने जाए, घर बैठे 15 रुपए का जो होता 350 में कम कर रही है सरकार, घाटे में नहीं जा रही, वो हर तरह से अपना निकाल रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? फ्लाइट में कौन जाएगा? आप गरीब आदमी की बात करिए, गरीब आदमी फ्लाइट में नहीं जा सकता, गरीब आदमी रेल में जाने लायक नहीं बचा, गरीब आदमी ट्रेन में जाने लायक नहीं बचा, आप फ्लाइट की बात कर रहे हैं भैया। अभी पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और जो आप 15 रुपए के टिकट की बात जो आप 350 रुपए कर रहे हैं, कृपया आप उसका उदाहरण दीजिए कि 15 रुपए टिकट कहां से थी और कितने की थी, आप मुझे बताइए। आप निकालिए ना, कहां से भिवानी की टिकट निकालिए ना, आप दादरी की टिकट निकालिए, कितने की थी? अब दादरी की निकालिए ना, अरे किलोमीटर वाइज कैलकुलेट कर लीजिए, आप दादरी की टिकट निकाल लीजिए। टिकट दिखाऊं आपको? अरे टिकट दिखाऊं? विनय भाई, आंकड़ों से खेलते हो ना आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जो लोग आंकड़ों से खेलते हैं ना, टिकट दिखाएं प्रूफ के तौर पे। अभी विनय भैया, अभी क्या ट्रेनें, क्या पैसेंजर ट्रेनें शुरू हो गई, क्या ट्रैक पे चल रही है? क्यों नहीं कर रहे? पैसेंजर ट्रेनों चल रही है, पैसेंजर ट्रेन ही, पर उन्हीं के किराए बढ़ा दिए गए। ट्रेन वही है, ट्रेन चेंज नहीं हुई, ना डब्बे चेंज हुए, ना सुविधाएं चेंज हुई है लोगों के अंदर, कोई सुविधा चेंज नहीं हुई, वही गंदे डब्बे, वही सीट है, वही चीजें हैं, कोई चेंज नहीं किया, सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई लोगों के लिए, ना उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, ना इकोनॉमिक हाइजीनिक हवा दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो आपने किराया बढ़ा दिया, वही ट्रेन है, वही इंजन है, वही ट्रैक है, वही पटरी है, सब कुछ वही है। केवल इस आपातकाल का भी सरकार हर तरह से फायदा उठाने से नहीं चूक रही है। सरकार ने सुनिए, सरकार ने इस विपदा को, इस आपदा को अपने मौके में परिवर्तित कर लिया है, इसका भी वो फायदा उठा रही है। आप विनय जी एक चीज मुझे बताइए, आप 350 रुपए की बात कर रहे हैं, आप मेरे को रेवाड़ी से दादरी टिकट 350 रुपए की दिखाइए आप। मैं HR न्यूज के चैनल के माध्यम से आपको कह रहा हूं, आप रेवाड़ी से दादरी की टिकट आप मेरे 350 रुपए की दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे सर, आप दिखाइए, बोलिए आप इस चैनल में कब दिखाएंगे, लेकिन रेवाड़ी से देखिए विनय जी, हम HR न्यूज के ऊपर विषय में बैठे हैं रेवाड़ी के ऊपर, और बहुत चैनल इसको देखते हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको चैलेंज करता हूं विनय जी, अगर आप रेवाड़ी से दादरी की टिकट 350 रुपए की आप मुझे दिखा देंगे,
तो मैं विनय जी एचआर न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं बिल्कुल चैनलों में बैठना बंद कर दूंगा, मैं राजनीति से संन्यास करूंगा। ये तो आप इसको बताइए, राजनीति में आप है कहाँ? 15 रुपए आप राजनीति में कहाँ है? आपने 15 रुपए अरे आप अभी झूठ बोल रहे, आप राजनीति में कहाँ है? केशव जी राजनीति में है कहाँ आप? तो आप उससे इस्तीफा देंगे? अरे आप पहले झूठ बोल रहे, आप राजनीति में है कहाँ? आप राजनीति में कहाँ है? अरे आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चावल पर डिबेट करना छोड़ दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप राजनीति संन्यास को जब लेंगे जब आप राजनीति में होंगे। कहाँ है आप राजनीति में? कहाँ है आप राजनीति में? आप मुझे बताइए तो सही, आप कहाँ है राजनीति में? विनय जी एक बार, विनय जी एक मिनट नहीं, मोहन जी बात पूरी करने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, वो आप कहाँ है राजनीति में? राजनीति में कहाँ है आप? बताइए सही आप मुझे। 130 करोड़ जनता के राजनीति में है क्या? नहीं है। और आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ विनय जी, मैं अगर रेवाड़ी में किसी को जिता नहीं सकते तो इतना पर्टिकुलर बात उसको समझ लीजिए। एक रेवाड़ी की जनता, सुनो, रेवाड़ी की किसी पद की आवश्यकता नहीं है विनय जी। रेवाड़ी का हर एक वोटर रेवाड़ी का। आप जो ये मेरे को कह रहे हैं कि आप राजनीति में है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, क्या नहीं नहीं करा मैं। आप हमेशा अपनी डिबेट में कहते हैं अजी मैं तो पंचनाथ का एक सामाजिक संस्था का वो हूँ। आप हमेशा डिबेट में कहते हैं मैं तो एक सामाजिक संस्था का हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। आप खुद कहते हैं, आप खुद कहते हैं। आप अपनी पिछली देखिए ना डिबेट, आप अपनी डिबेट देखिए ना पिछली। टिकट नहीं दिखाई तो अरे आप अपने मुंह की कोई बात तो नकारेंगे क्या? अपनी कोई बात तो नकार देंगे क्या? टिकट 15 रुपए की 350 में नहीं दिखाई तो ये बताइए आप। मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप बताइए क्या राजनीति चलो आपसे पूछ रहा हूँ, ये राजनीति की नहीं, मैंने तो सेवा की है, राजनीति की नहीं। राजनीति तो यहाँ के बड़े नेताओं से उसी सेवा करना छोड़ देंगे। जनता छोड़वा देगी उस दिन छोड़ देंगे, जिस दिन जनता छुड़वा देगी उस दिन छोड़ देंगे, के माध्यम से जिस दिन जनता छुड़वा देगी उस दिन छोड़ देंगे। मत करिए विनय जी, 15 रुपए की टिकट 350 की दादरी की ना कभी थी। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो भी दिखाएंगे आपको सर। मैं चैनल के आप एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? आप पहले ये तय कीजिए ना। नहीं आप सुनो, आप ये तय कीजिए, आप ये तय कीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं आप प्रवक्ता हैं तो उसके लिए एग्रेसिव होऊंगा मैं। आप सुनिए मेरी बात, मेरी हाँ केशव जी सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप मेरी बात। आप प्रवक्ता हैं भाजपा के? नहीं आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। आप इसमें क्या करना चाहते हैं? आप इसमें क्या करना चाहते हैं कि एक नहीं जब भी सरकार के नहीं, जब भी किसी ट्रू फैक्ट पे किसी भी सच्चाई की बात आती है, सुनो मेरी बात, नहीं जब भी आप किसी सच्चाई की बात आती है आप हमेशा एग्रेसिव हो जाते हैं। आप अपना पक्ष रखिए ना, आप डिफेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिखाइए ना 350 टिकट दादरी की। ठीक है जी, आप सच्चाई की जहां बात आती है। मोनिका जी ने भी क्या सिलेंडर कितने का है? मोहन जी ने एक सवाल किया आपके सिलेंडर फ्री में आ रहा है क्या? सिलेंडर की बात मार रहा हूँ, मैं पेट्रोल की बात मार रहा हूँ, मैं डीजल की बात मार रहा हूँ, लेकिन आप अगर 15 रुपए टिकट 350 कहेंगे तो हाँ वो दिखाएंगे ना, वो भी दिखाएंगे आपको, दिखाइए, वो भी दिखाएंगे। डिबेट छोड़ के नहीं दिखा सकता ना, वो भी दिखाएंगे। कब दिखाएंगे आप मुझे बताइए ना। मैं एचआर न्यूज के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, बोलिए कब दिखाएंगे आप? आज आपकी मेरी वो भी दिखाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे, इससे पहले की टिकट आप मुझे दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे सर, बताइए विनय जी कब दिखाएंगे आप टिकट? अरे अगली डेट में दिखाएंगे, टेंशन लेना, जल्दी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल मोहनलाल जी, ये आपका कर्तव्य बनता है। मोहनलाल जी आपके चैनल का कर्तव्य बनता है कि जो डिबेट के ऊपर बात हुई 15 से 350 रुपए की दादरी की टिकट, वो चैनल क्लियर करेगा। वो अब आप बताएंगे। अब आप एक मिनट मोहन जी केशव जी ज्यादा इनका बीपी बढ़ गया, एग्रेसिव है। मैं एक सवाल करता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पढ़ा है, पोर्टफोलियो पढ़ा है सारा, आपने पढ़ा है क्या? अब आप कहेंगे मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भाजपा में नहीं हूं, आपने पढ़ा है क्या? भारतीय जनता पार्टी से तो परेशान क्यों है? मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान क्यों है? मैं भाजपा से परेशान नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से परेशान था जब कांग्रेस ने गलत किया था, मैं गलत के लिए परेशान हूँ। भाजपा से परेशान नहीं हूँ मैं, भाजपा को मैंने वोट की मदद की है। पर सुनिए, मैं इतना मादा रखता हूँ, मैं गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ अब किसी नेताओं की चक्कर उठाने का काम करता हूँ, मैं गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ। मैं आप मुझे आंकड़े बताइए, जब भाजपा सरकार में आई तो उन्होंने क्या एजेंडा रखा था, क्या उनका चुनाव घोषणा पत्र था, उनमें से कौन सा वादा पूरा किया है? आप बात कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी, आप उसमें बताइए मुझे,
आप कौन है जो बीजेपी का? लाइए ना आप डिबेट के अंदर जो जवाब दे सके इस चीज के लिए, लाइए प्रवक्ता को, लाइए जाके मंत्री को, सांसद को, एमएलए को, जो बात कर सके। वो छुपे भाग रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं वो आप? मेरा काम नहीं ये है। सचवी यशस्वी आप कहने से उनसे नहीं हो भी सकता। करें, वो सरकार का मोहल्ला काम जी का आशीर्वाद देना है, लेना नहीं है। सरकार का काम आशीर्वाद देना है, जनता को लेना नहीं है। हमने आशीर्वाद दिया, हमने सरकार बनाई, हमने 2 बार सरकार बनाई विश्वास करके। अब किस चीज का आशीर्वाद दे उनको? अब तो उनका काम है उस आशीर्वाद का फर्ज उल्टा उतारने का, जनता को फायदा देने का। अब उनका काम है, अब भी झोली फैलाकर बार बार भीख मांगने का काम नहीं है उनका हर बात के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं आप? अब उठाइए ना एजेंडा, आप लाइए ना पोर्टफोलियो, चुनाव घोषणा पत्र उठाइए ना भाजपा का। पढ़ाया आपने? नहीं पढ़ा आपने। क्या वादे किए दोनों ने? एक ही वादे पूछ रही है खड़ी सरकार। क्या बात कर रहे हैं आप? कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पोर्टफोलियो सिर्फ मात्र आपने ही पढ़ा है क्या? तो बताइए ना आप मुझे, क्या है उसमें? मैं नहीं, जैसे आप 15 पे टिकट 350 रुपए की बता रहे हैं, आप रजिस्ट्री मेरे सुनो, आप शराब घोटाला इस सरकार में, शराब घोटाला हुआ, अखबारों में आई, उसे दबा दिया गया। रजिस्ट्री घोटाला हुआ, तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया, तबादले कर दिए, उसे दबा दिया गया। नोटबंदी घोटाला हुआ, बैंकों के मैनेजरों ने सरकारी बैंकों में इतना मोटा मुनाफा खाया, लोगों के नोट बदले, रोज अखबारों में आई, जनता रोज कह रही थी चैनलों भाषणों में, उसको दबा दिया गया। खुद अनिल विज जी थे, ठीक है, सुनिए मेरी बात, अनिल विज खुद, अनिल विज चिकित्सा मंत्री थे, अनिल विज जी थे चिकित्सा मंत्री। उन्होंने खुद अपने भाषणों में कहा, अगर मुझे पता है अव्यवस्था है हॉस्पिटलों में, मैं एक को सुधार दूंगा और मैं इसको ठीक करूंगा। जब मंत्री खुद मांग रहा है अव्यवस्था है या गड़बड़ हो रही है हॉस्पिटल में, मैं इसको सुधार दूंगा, मतलब गड़बड़ है तभी तो सुधारेंगे ना वो, वरना कैसे सुधारेंगे? नकल 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 भाजपा के तो देखा रे, कहाँ गए शराब घोटाले की जांच? खुद अखबारों में आई। अब वहां N1 पे उनके बड़े बड़े घोटाले इंडस्ट्री चल रही है, रोज ट्रक पकड़े जा रहे थे। इन पे क्या हुआ? एक्शन कुछ नहीं हुआ, सबने अपना हिस्सा ले लिया, सब शांत बैठ गए। जिसने वो घोटाला किया था वो सोनीपत का रहने वाला है और आज भी वो जेल के सलाखों के अंदर है और उस पर कार्रवाई चल रही है। ये आपको पता होना चाहिए। किसने किया था घोटाला? और हरियाणा निवास से उसको दिल्ली से चंडीगढ़ से गिरफ्तार करके उसको जेल के सलाखों के पीछे है विनय जी। एक आदमी ने किया था, जिसने घोटाला किया था, एक आदमी ने किया था। नहीं, उसके अरे मुझे बताइए ना, उनके जितने भी साथी थे वो सब जेल के अंदर जाने का। शराब घर बनी थी क्या उनकी? शराब, उन्होंने जो शराब का घोटाला घर बनी थी क्या? इंडस्ट्रीज में बनी ना। जब सरकार ने उद्योगों को बंद कर दिया आपातकाल में, तो वहां शराब बनी कैसे? उन उद्योगों का ताला क्यों नहीं लगाया? आज तक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लोग सरकार में शामिल है, वो सरकार में शामिल है। जी आप फिर के गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। वो जो शराब थी वो एक्साइज डिपार्टमेंट के गोदामों में जब्त की हुई शराब रखी हुई थी, ना कि वो फैक्ट्री से निकली थी। फैक्ट्रियां चालू रही है आपातकाल में, आपातकाल में चालू रही है। आप स्टॉक रजिस्टर मिलाइए, स्टॉक रजिस्टर मिलाइए आप। अब कितनी शराब पकड़ी गई, कितनी बिकी, कितनी पकड़ी गई, जितने ट्रक पकड़े गए उनका आंकड़ा मिलाइए आप। और इंडस्ट्री कितना स्टॉक में था उतना, तो फालतू कहां से आ गई? वो बड़ी है ना कहीं ना कहीं उद्योगों में, तभी तो फालतू आई। इसी ही सरकार ने जितनी भी शराब फैक्ट्रियां हरियाणा के अंदर चल रही हैं सबके बाहर एक्साइज की टीम बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ाओ मुद्दे पे आइए, महंगाई वाले मुद्दे पे आइए। आगे बढ़ाओ। घोटालों की जांच सरकार बदलेगी तब होगी। आप महंगाई के मुद्दे पे आइए, महंगाई महंगाई के मुद्दे पे आइए, महंगाई के मुद्दे पे। भ्रष्टाचार तो है ही सरकार में, इसमें कोई शक नहीं। मेरी सुनो अब पहले तो आप सभी। हाँ। नहीं, हाँ, हमारे दर्शक नहीं देखता इस तरीके की डिस्बात भाई। हमने यहाँ पे वोट दिया भाई। मोनिका जी, हम ये पूछ रहे हैं केशव जी से, भाई आपकी इनकम डबल हुई है क्या? आपने डीजल पेट्रोल मोहनलाल जी, मैं तो पहले कह रहा हूँ, मैं भी एक मिडिल परिवार से हूँ, एक रेवाड़ी में एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। आप जो महंगाई की बात है मैं मान रहा हूँ मोहनलाल जी, मैं उसे नकार तो नहीं रहा ना। सरकार बैकफुट पे है ना, मान रहे हो ना, सरकार को बैकफुट पे है ना। ये खींच मिटाने के लिए तो तिरंगा यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा या किसी तरीके से छवि बनाई जाए सरकार की। मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल से कई बार यह चीज बता चुका हूं कि 2024 या 2022 दूर नहीं है, इसका फैसला जनता ने करना है। आप इस चीज को मेरे से बार बार क्यों कहलवाते हैं? मैं कहता हूं अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो गलत काम कर रही है, सरकार पे महंगाई तोड़ रही है, तो वो फैसला जनता करेगी ना मोहनलाल जी। अरे भाई बात तो मीडिया करेगा ना। जनता 2024 आज ही आ रहा है क्या? 2024 सब तो कंट्रोल, लोग मर जाएंगे आत्महत्या कर करके, भूखे मर जाएंगे बच्चे, जैसे मोहनलाल जी देखिए आप भाई, हम डिबेट नहीं करेंगे सरकार से। आप सरकार के समर्थक है, आप पंचनद में है, आप नेताओं के साथ बैठते हैं, जाके क्यों नहीं बताते वहां पर कि भाई जनता ट्राई कर रही है, इसका नुकसान हमें होगा? आपको किसने लेके आई थी जनता? कांग्रेस को इसलिए तो बाहर करा था ना। आप तो उससे भी ज्यादा बेकार निकले, फिर फायदा क्या? ये सरकार उससे भी ज्यादा बेकार निकली।
भाई भाई विनय जी ने कहा सरकार ने लूट मचा दी। भाई आपने शायद का पेट्रोल 100 कर दिया, डीजल 100 कर दिया, किसान का 50 रुपए बढ़ा के एहसान कर रहे हो। यदि हमने आपका MSP बढ़ा दिया, गेहूं के 50 रुपए 10 रुपए करने में बढ़ा दिया, अरे उससे 10 रुपए बढ़ा करके आपने 200 रुपए निकाल भी तो दिया उसकी जेब से। नहीं, सबसे बड़ी बात, इससे पहले अनाज डिपो होल्डरों को दिया जाता था, जनता ले जाती थी अपने घर के थैलों में। अभी सरकारी आर्थिक बोझ जो बढ़ा है, सरकार अपनी ऐड कर रही है, उसका आर्थिक बोझ पूरी गरीब जनता में पड़ रहा है। ये कितने लाखों में थैले छपवा दिए गए, अपनी अटैचमेंट के लिए जनता का पैसा खराब किया जा रहा है, इतने का अनाज देते बदले में। ये जनता का तो पैसा है, कोई अपना घर से पैसा खर्च कर रहे क्या है? और फिर ये फूड सप्लाई का भी जनता का पैसा है, फूड सप्लाई का राज भी जनता का पैसा है, इनका अपना राज नहीं है, इनका अपना नहीं, ये भी जनता का पैसा है, पैसे खरीदा गया है, टैक्स से खरीदा गया है। एक मिनट मुझे सवाल करिए, एक मिनट आप थोड़ा शांत बैठिए। भाई सरकार जितना पैसा प्रचार पे खर्च कर रही है, अरे वास्तविकता में किसी की जेब में तो ना उतनी सब्सिडी दे दो ना आप गैस पे। आप हजारों करोड़ रुपए एड पे खर्च कर रहे हो, स्ट्रीम मीडिया को आप दे रहे हो, जो आपका झूठा प्रचार कर रहा है दिन भर, आपको मिल क्या रहा है? उनकी तो जेबें भर रही है, आम जनता लुट रही है। सवाल ये है, सरकार जो कर रही है 2024 तक तो मार देगी सरकार जनता को। आज सिलेंडर लेना आपको पता है, 900 रुपए का सिलेंडर लेने में कितने पसीने आ रहे हैं? 20 दिन से ज्यादा सिलेंडर चलता नहीं है घर में। मोनिका जी, मैं मोनिका जी की बात कर रहा हूँ। मोनिका जी, आप क्या समझते, बाद में केशव जी से बात करेंगे। आपको लगता है आपके लिए घर चलाना आसान, आपकी तनख्वाह हुई है डबल, स्कूल में बढ़े नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ, मुद्दा महंगाई का है, उससे भटके नहीं। दूसरी बात, अगर केशव जी आप एग्रेसिव नहीं हुए, आप मेरे बड़े भाई की तरह, आपको अगर कुछ कहा जाता है आप अपनी वाहवाही बीजेपी के गुण गिनवाने लग जाते, गुणगान करने लग जाते। या हम किसी पार्टी के गुणगान के लिए नहीं बैठे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे हैं। नहीं मोनिका बहन जी, एक मिनट, मैंने सिलेंडर की बात को माना, मैंने तेल की बात को माना, मुझे कंप्लीट करने दो। हाँ, अब जैसे जो सरकारी नौकरी में लोग लगे हुए हैं उनको फर्क नहीं पड़ा, प्राइवेट वालों को बहुत फर्क पड़ा है। प्राइवेट कंपनियां बंद होगी, प्राइवेट स्कूल की हालत खस्ता है, प्राइवेट स्कूल के जो प्राइवेट लोग हैं उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। आपको पता है 25 करोड़ लोग जो है नौकरियों से निकाले गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो कहाँ से अपना घर का खर्चा चलाएंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी और शुरू की स्कूल्स में। गवर्नमेंट का रूल था कि बिना आप SLC के एडमिशन नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए बिना SLC के अलाउ कर दिया एडमिशन लेने के लिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल पर एलिगेशन लगाया कि आप तो SLC के बिना एडमिशन नहीं देंगे, लेकिन हम बिना SLC के एडमिशन दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चे नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या ड्यूटी नहीं बनती टीचर्स को फटकार लगाए कि क्या कारण है कि आपके स्कूल से बच्चे जा रहे हैं। वो टीचर्स को पनिश करने की बजाय उन्होंने क्या किया, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को बिना SLC के अपने स्कूल्स में एडमिशन देने लगे, शुरू कर दिया कम फीस पर। और प्राइवेट स्कूल्स में अब मान लो मैं हूँ, जैसे मेरी सैलरी उतनी है, मान लो मैं 20,000 लेती हूँ, मेरी 20,000 ही सैलरी है सपोज, वैसे ग्रेड के हिसाब से, पर महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खर्चा मेरा 40,000 है, तो मैं कहाँ से पूरा करूंगी। तो महंगाई पे गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा काबू लाना चाहिए। एक दाल है जो आम आदमी खाता है, दाल, वो दाल 150 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए किलो है, सिलेंडर 900 रुपए कर रहे हैं आप। दूध, दही, बाकी सब चीजों के, सब्जियों के, फ्रूट्स के दाम इतने महंगे हैं। एक सड़ा गला फ्रूट ही 100 रुपए का आता है, वो सड़ा गला फ्रूट हम कैसे खाएं। नारियल पानी इतना महंगा आता है। तो आप इन सब चीजों को देखिए ना, कि आप ये मत देखिए कि नारियल पानी पे तो कर तो दिया, बहुत बढ़िया काम सरकार ने भी। वो जो नए विधेयक पारित किए उनके अंदर है तो सही, नारियल पानी पे एकाधिकार रहेगा, अंबानी कंपनी का रहेगा एकाधिकार, अब रहेगा, बहुत बढ़िया काम कर तो दिया उसके ऊपर। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, आप ये मत सोचिए कि हम सरकार के खिलाफ है, सरकार को हम ही लाए हैं, जनता नहीं भेजी, बीजेपी को 2 बार लाया, वही तो हम ही तो लाए। लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे, जो चीजें की थी, उस पर खरी नहीं उतरी है। हमारा कहने का मतलब ये है, जब तक वो अपने वायदों पे खरी नहीं उतरती, आम जनता को शांति नहीं देती है, आम जनता की थाली में ढंग से रोटी नहीं आती है, आम जनता ढंग से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती है, तब तक कोई फायदा नहीं है ऐसी सरकार का। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार अपने वायदे पूरे करे, अपनी टर्म्स पूरी करे, आम जनता के बारे में सोचे। ये कहना चाह रहे हैं, आप गुस्सा ना हुआ करिए केशव भाई। मोनिका जी
मोनिका जी, मैं कई बार इस चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि कोई भी, देखिए विनय भाई ने, मैं बड़ी नम्रता से बात कर रहा हूं, अब शांति से, हाँ, आराम से। गैस सिलेंडर की उन्होंने बात की। मैं आपने मान भी ली, बड़ी परिवार से हूँ, मैं भी आपने माना ना, महंगा हुआ है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट बाउल रोड पे चलाता हूं मैं। ठीक है, मैं आपकी गैस की बात मान रहा हूँ, मैं आपकी तेल की बात मान डीजल रहे की मान हैं, रहा हूँ, पेट्रोल की मान रहा हूँ, लेकिन दाल सब्जियों की मान रहे हैं, लेकिन दाल सब्जियों की मान रहे हैं। एक मिनट, मेरे विनय भाई, रुकिए भाई, आप 15 रुपए की एक- टिकट को अगर 350 रुपए की दादरी कहेंगे तो वो बात इस पे इम्पॉसिबल भी है मैं मेरे कह भाई रही विनय हूँ, जी। मतलब सरकार मैं 99 बातों में फेल है, 99 बातों में फेल है, वो तो मैं मान रहा हूँ, पर तो कोई एक में फेल नहीं, इसलिए पास हो रही है सरकार। आप सुनिए, आप अगर सुनिए मेरी बात, मोहन भाई केशव जी, अगर आप किसी सामाजिक संस्था से और आप मिडिल क्लास से है ना, तो आप सरकार के दबाव में, अपने आकाओं के दबाव में आके गलत बयानबाजी मत करो। आप जो सच्चाई तथ्य है उनको मानो, केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए, सरकार के उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए बयानबाजी मत करो आप झूठी, ये वाराई नहीं। आप तथ्य फैक्ट में बात करो ना, सरकार एक समस्या मिनट, है, आप मानो ना है, आप वो बातें उठाइए जनता से, करवाइए ना, आप कीजिए वादा, और मैं बात पहुंचाऊंगा। लेकिन विनय जी, रेवाड़ी से दादरी कोई विलायत नहीं है जिसकी आप मेरी गलत बात सुनो, जानकारी देंगे कि मेरी 15 रुपए की टिकट 350 रुपए बिक रही है। केशव जी, मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। केशव जी, मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। आप जी सब जी जी बोलते हैं, बोलो कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर ब्लैक होता था, 300 रुपए का सिलेंडर 600 रुपए में मिलता था जी 2014 से पहले। यही आप कहते ना, आरोप लगाते ना, कांग्रेस के राज में तो ब्लैक मार्केटिंग थी, चोर बाजारी थी, लोगों को ब्लैक में सिलेंडर। भाई कितने लोगों को लेना पड़ता था? 100, 200, 400, मतलब पूरे देश के अंदर 2 करोड़ लोग ब्लैक में ले रहे हैं। अरे आज तो जितने कनेक्शन है सबके सब ब्लैक में ले रहे हैं। आपने उसके 300 से 800 रुपए करके तमाम के घर में ब्लैक में जा रही है। पहले क्या था जी मोहन जी, मैं बताऊं, पहले कर रहे थे इलीगल लोग ब्लैक, जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते थे वो कर रहे थे, अब सरकार ब्लैक कर रही है, अब सरकार ब्लैक कर रही है। बात करी ना, देखिए आपने गैस की बात करी, उज्ज्वला गैस यही सरकार ही लेकर आई है मोहनलाल जी। जला कौन रहा है? क्या उज्ज्वला क्या लेकर आई? कौन रहा है? उत्तर प्रदेश, देखिए आप बीपीएल धारक जितने भी हमारे राशन कार्ड बीपीएल धारक जो कार्ड रखते हैं, आसपास के गांवों से आप जानकारी ले लीजिए, और जो बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां के लोगों ने चूल्हा फूक फूक के लकड़ियां इकट्ठी करते थे और फिर उनके घर में चूल्हा जलता था मोहनलाल जी, लेकिन आज उन्हीं घरों के अंदर उज्ज्वला गैस प्रधानमंत्री द्वारा दी गई निःशुल्क सेवा से उनके घर में गैस के चूल्हे जल रहे हैं मोहनलाल जी। मेरी बात सुनो, एक मिनट, अगर उसके पास सिलेंडर लेने का पैसा होता 900 रुपए बाद, तो 5 किलो गेहूं मांगता। वो बीपीएल वाले 900 रुपए में सिलेंडर खरीदे। पहला जो सिलेंडर सरकार ने दिया वो फुल भर के दिया था और निःशुल्क दिया वो, कोई उनसे पैसा नहीं लिया मोहनलाल जी। हाँ, और दोबारा भरवाने के उनके पास पैसे नहीं है। 80% लोगों ने आज तक दोबारा भरवाए नहीं, क्योंकि वहाँ गैस एजेंसियां नहीं है, 5-5-6 किलोमीटर के गोदाम नहीं है, वो लोगों के पास संसाधन नहीं है, वो जा नहीं सकते, उनके पास 800 रुपए नहीं है दोबारा गैस भरवाने के, वो इतने गरीब है। तो इस सरकार ने जो संसाधन दिए वो उन्होंने आंकड़ा पूरा करने के लिए तो दे दिए, बिल्कुल आंकड़ा पूरा करने के लिए दे दिए। शायद आपको थोड़ी जानकारी का अभाव है। मैं आपको नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा अभाव है जी, बहुत ज्यादा अभाव है, क्योंकि मैं बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह झूठे आंकड़ों से नहीं खेलता। मैं जो न्यूज चैनलों पे धरातल पे जो न्यूज आती है ना, मैं उनका जिक्र करता हूँ, मैं खाली उनके बनाए हुए आंकड़ों से नहीं खेलता। एक मिनट विनय भैया सुनिए, महाराजगंज जिला, सुनिए महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश में, वहां पे ग्राम सचिव जो है और जिला जो सरपंच है उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनकी ये ड्यूटी है, पैसे मुहैया तो कराएगा जो उसके घर में सिलेंडर जिसको चाहिए, लेकिन ग्राम सचिव और गांव प्रधान वो उसकी जिम्मेवारी है कि अगर जहां गैस पे सिलेंडर है उनके घर में गैस पहुंचाने का। महाराजगंज के अंदर एक हरैया गांव है, आप उसको अभी गूगल पे आप सर्च करके देख लिए, बिल्कुल एक गांव है जोशी केवल। हाँ जी, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग 100 गांव हैं, पर क्या 100 गांवों में पूरा उत्तर प्रदेश बच गया क्या? आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, क्या 100 गांव में उत्तर प्रदेश बच गया क्या? पूरे 100 गांव में जहां सरकार ने फोटो खिंचवानी होती है ना, जहां आप मीडिया में न्यूज देनी होती है, वहां एक उदाहरण दे देती है। एमएलए एमपी ने गांव गोद लिए थे, उनकी क्या व्यवस्था है? कितने एमपी है? एक एक गांव गोद लिए थे, उनके हालात जाके देखिए ना, क्या हुआ उनका?
आप एक गांव का उदाहरण दे सकते हैं कि एक एमपी ने गांव बोल दिया था, देखिए इसके हालात। अरे बाकी जो 5 एमपी मतलब उनका क्या हालात है? विनय भाई मैं आपको बता दूं, 2014 में जब सरकार बनी, 2019 में भी दोबारा इलेक्शन हुए थे। अगर जनता राई तराई कर रही होती ना तो दोबारा इस सरकार को ना चुनती। ये आपको बता दूं, आपको पता है इसी बात को कहते हैं ना, ये इसी जनता की चुनी हुई सरकार है। अगर क्या कहा था 2014 से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें समय कम मिला, हम पिछली सरकारों ने इतनी गड़बड़ घोटाले कर रखे थे, हम उन व्यवस्था को सुधार नहीं पाए, इसलिए हमें एक मौका और दिया जाए। उन्होंने अपनी कमियों को भी माना था, मैं आपको पुराने भाषण में भी दिखा दूंगा। अब उन्होंने कहा था नोटबंदी, ये जुमला है जो खातों में पैसे आएंगे 15-15 लाख रुपए। सुनिए, देश के गृह मंत्री, आज देश के गृह मंत्री ने खुद माना, न्यूज चैनल पे न्यूज खत्म नहीं हुई, अभी वो हमने एक जुमला छोटा था, अगर लोगों के खातों में 15-15 लाख वो तो कहने के लिए था, वो तो एक जुमला था। जब देश के गृह मंत्री अपनी बातों को जुमला कह सकते हैं, प्रधानमंत्री अपनी बातों को जुमला कह सकते हैं, हमारे आगे एम्स के मुद्दे को मुख्यमंत्री नकार सकता है, अगर मेरे से तो जबरदस्ती घोषणा करवाई गई थी, तो आप क्या विश्वास करेंगे इनकी बातों में? आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप किसी को कुछ घुट्टी पिला के उनसे वोट परिवर्तन नहीं करा सकते। हाँ, मौका दिया, 2 बार दिया मौका दिया, जनता को लगा अकबर सरकार को 5 साल का समय कम मिला, इसलिए दोबारा मौका दिया। सुनिए मेरी बात। अरे विनय भाई, मैं तो इस चैनल के माध्यम से कह ही रहा हूं, अगर सरकार ने गलत काम किया है तो 2024 में जनता बता देगी, वो उसका अधिकार आपके पास है। वो सबका पास है, आपके पास भी, हमारे पास भी है, जो है जितनी सबके पास अधिकार। पर मेरे कहने का मतलब ये है, आप एक सामाजिक संस्था के प्रधान हैं, आप लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को देख रहे हैं, लोग गरीबी में किस हालात में जी रहे हैं, आप उन मुद्दों को उठाने की बजाय सरकार का बचाव पक्ष कर रहे हैं, तो इस बात को जनता क्या समझे? सामाजिक संस्था के प्रधान है आप, गरीब आदमियों को सुनो, आप खुद कहते हैं मैं एम्बुलेंस फ्री चला रहा हूँ, मैं लोगों को राशन फ्री हमने दिया है। अरे गरीब से जब तो दिया गया, कोई अमीर के घर देने नहीं जाता। आप उनके हालात पे चर्चा कीजिए, उनकी फोटो लाइए ना मीडिया में अपने साथ खिंचवाइए। अब केशव चौधरी ने गरीब परिवार जिसकी छत टूटी पड़ी थी, उसके ये हालात है, मैं इसकी बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा, मैं जिन आंकड़ों के साथ लगाऊंगा उन तक उनसे फायदा पहुंचाऊंगा। अब ये बातें करिए ना, अब बचाव क्यों कर रहे हैं? विनय जी, जहां तक मेरी सामाजिक संस्था की बात है, 2020 में जब कोरोना का सिस्टम हुआ, जब हमने गरीबों का राशन बांटा तो फोटो खींचना रही गरीबों की बात। हम अगर किसी की गरीब की अगर मदद करते हैं, उसकी फोटो खिंचवाते हैं, तो हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए वो नहीं कह रहा मैं, राशन बांटने नहीं कह रहा मैं, ये सब आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने कहा कि आप उन गरीब आदमियों के घर जाइए जिनकी छतें टूटी पड़ी है, उनकी छत की उनकी फोटो खिंचवाइए और आप उनसे कहिए कि मैं आपकी जो बात है ये बात अपने आकाओं तक, सरकार तक पहुंचाऊंगा और वो आपको मदद मुहैया कराएंगे। मैंने ये नहीं कहा आप उनकी गरीबी का वो करें, मैंने कहा कि आप उनके घरों में जाइए, उनके हालात देखिए और उनकी व्यवस्था के लिए आगे कीजिए। और सुनो, मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ, आपने मदद की, कोरोना काल में आपने मदद की, संस्था ने मदद की, बहुत अच्छी बात है। शहर में लगभग 150 से अधिक संस्थाएं थी, लोग थे जिन्होंने कोरोना काल में मदद की। यह जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं थी क्या? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। इस एड के नाम पे जो पैसा आया वो कहां खा गया? शेल्टर होम्स के लिए, सुनिए मेरी बात, शेल्टर होम्स के लिए आपको दिखाऊंगा मैं रिकॉर्ड। शेल्टर होम्स के लिए आप डीसी ऑफिस से निकलवाइए। शेल्टर होम्स में जितने भी लोग रुके हुए थे, उनके दोनों टाइम पे सरकार की तरफ से खाने के पैसे आते थे। अगर वो पैसे वहां से आते थे तो जो सारा राशन और उनको सुविधाएं आम लोगों ने संस्थाओं ने मुहैया करे, तो वो पैसा कहां गया? मैं उन घोटालों की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को, जनता को नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा पा रहे? मैं बताऊं, कांग्रेस के घोटाले कभी कांग्रेस ने उजागर नहीं किए। कांग्रेस के घोटाले उजागर किए बीजेपी ने आने के बाद। तो इस सरकार के घोटाले जब उजागर होंगे, जब कोई अगली सरकार आएगी, अपनी सरकार के घोटाले कोई उजागर नहीं करता, कभी नहीं करता। ये फैक्ट बात है। आप हमारे माननीय, सुनिए मेरी बात, आप हमारे माननीय, हमारे जो पार्टी के जिनको आप शाहजी कहते हैं, उनके बेटे की कंपनी 5 लाख से शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद। एक प्राइवेट उनका बैंक बनाया था, कोऑपरेटिव बैंक। आप देख ले गुजरात का आंकड़ा, ये मुद्दा भी एक दिन चैनल पे चला, सिर्फ एक दिन आई थी वो न्यूज। और वो केवल नोटबंदी के 3 महीनों के अंदर वो 5 लाख का बैंक जाके 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर कर गया था 3 महीने में। इतनी बड़ी क्या गुट्टी पिला दी गई? अब सरकार जो बैंक वो डूबने लग रहे हैं, और उनका एक कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक वो इतनी तरक्की कर गया उस नोटबंदी के अंदर। ये चीजें अभी नहीं होंगी उजागर, ये बाद में होंगी जब सरकार चेंज होगी, तभी जो दूसरों को मौका मिलेगा। अभी तो सारा प्रजातंत्र सरकार के हाथ में है, जैसे यूज करना चाहिए वैसे कर रही है, हर तरह से कर रही है। जो बोलेगा उसके खिलाफ झूठी इनकम टैक्स की रेट पढ़वा दी जाएगी, अखबारों में न्यूज आएगी, उस आदमी को धरातल में ले जाए। बाद में इंक्वायरी में क्या होगा? अब जी जांच में कुछ नहीं निकला, जब तक चुनाव हो लेंगे लोग उस भ्रम में रहेंगे, अब भाई ये गलत किया था इसलिए सरकार ने रेट डाल ली। बाकी चुनाव हो लेंगे तब तक सरकार अपना मतलब हल कर लेगी और फिर लोग ठगे के ठगे रह जाएंगे। तो मैं उन मुद्दों पर बात कर रहा हूँ
सरकार जो सच्चा हितैषी जनता का होगा ना जी, वो कभी भी नतमस्तक राज दरबारों में नतमस्तक नहीं होगा। वो चाहे प्रदेश के 10% लोग भी अगर दुखी है ना, तो उसके मन में टीस रहेगी, अगर मेरी जनता में 10% अभी लोग दुखी रह गए, मैंने 90% का फायदा किया है, इन 10 का कैसे करूं। वो 90% का बखान नहीं करेगा, वो उन 10 का पहले लाएगा कि इनके लिए क्या करना है। यहाँ क्या हो रहा है, केवल 10% जो पूंजीपति है उनका फायदा करने के लिए 90% जनता को चक्की में पीसा जा रहा है। ठीक है, आप समझिए, आप उसको समझिए, आप अपने समझ जोड़िए इस बात को। अगर मैं किस शाखा के लिए काम कर रहा हूँ, आप जिसके पास है, मैं भी उस स्टेज पे रहा हूँ, मैं उनकी मंशा पे शक नहीं कर रहा, मैं उनको गलत नहीं पा रहा, ना अरविंद जी को गलत कह रहा, मैं कापड़िया जी को गलत नहीं कह रहा, अन्य नेताओं को गलत नहीं कह रहा, मैं इनको गलत नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब सिस्टम इतना खराब हो गया, अगर हमारी जनता की बात हम उन तक नहीं पहुंचा पा रहे, ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे, क्यों? अब उनकी कोई मान नहीं रहा। वजह क्या है, वो उस पर बात कर रहा हूं मैं। अब हम इतने कमजोर हो गए, अब हमारी बातों का वजन नहीं रहा, केशव जी की बात का वजन नहीं रहा। अब वो किसी चीज का बैठ के वादा कर दे, अगर मैं गरीबों के हित के लिए काम करूंगा, और हमारे आका उस बात को मान के ऊपर पहुंचा के उसको बनवा के ला सके। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, प्रदेश की बड़ी बड़ी राजनीति बड़े लोग करेंगे, हम जुड़े हैं अपने इलाके से, अपने जिले से। अगर हम यहाँ की समस्याओं को भी हल कर देना, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। विनय जी सुने तो सही, परवाह हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य जो है आपका बनता है, जो जनप्रतिनिधि हमने यहाँ पे चुन के भेजा है, वो उसका कर्तव्य है, वो जनता बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विनय जी, जनप्रतिनिधि की भी अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस चीज की। तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर एक एमएलए मंत्री से सरकार के या दूसरे से नहीं बनती है, तो एक का गुणगान करूं, दूसरे की बुराई करूं, गलत। मैं चाहे एक सांसद यहां से बने, चाहे दूसरे बना के भेजे गए, दोनों से एक ही बात है। अगर दोनों की तरफ से अगर प्रयास नहीं हो रहा है, तो दोनों हमारे लिए बेकार है। कि हमारा एमएलए यहाँ से कांग्रेस का है, अगर वो अपनी बात को सदन तक नहीं रख पा रहे, तो हमारे लिए वो भी बेकार है। मैं एक के लिए नहीं कर रहा, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, हम और आप एक छोटे लेवल के जो लोगों से जुड़े हुए हैं। हम सांसद एमएलए हम बनाते, हमें वो नहीं बनाते। आपको संस्था का प्रधान उन्होंने नहीं बनाया, अगर मैं पार्षद बना तो मुझे उन्होंने नहीं बनाया। हमें लोगों ने, छोटे जो हमारे से जुड़े जो निजी लोग हैं, उन्होंने बनाया था। उनके हित की बात करना, उनके मुद्दे रखना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अब इन बातों को वहां तक ना समझे। भाई विनय जी, मेरे सवाल गौण हो जाते हैं। आप सॉरी मोहन जी, आप अपने मुद्दे पे रहिए प्लीज प्लीज। लंबा चौड़ा आपने तो आज यानी कि डिबेट को कहीं से कहीं मोड़ दिया। मोनिका जी भी सोच ऐसा है जी, सुनिए, चलो इस बात पे मैं छोटी सी चुटकी लेता हूँ। केशव भाई, जब ये चैनल वाले हमारे मुद्दे को कहीं भी मोड़ सकते हैं, कभी तो हमें मौका मिले कि इनकी बातों भी हम मोड़ सके। ऐसा नहीं ना, समय का अभाव हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि जो सरकार ने जो वादे किए थे बेरोजगारी के, तमाम चीजों के, भाई वो कब पूरे करेंगे? आपके 3 साल बच रहे हैं, 2024 में चुनाव होना है। बेरोजगारी से, महंगाई से जो हालत खराब है, सरकार 5 राज्यों के चुनाव में मस्त है, उनको सिर्फ चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता है। कड़वी सच्चाई ये है, आज की डेट में सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के पास आ रहा है। टैक्स जनता सबसे ज्यादा इस सरकार में दे रही है। चाहे आप एटीएम ले लीजिए, डीजल, पेट्रोल, गैस, तमाम चीजें देख लीजिए, रोड टैक्स, एक एक चीज का स्वच्छता का टैक्स हम दे रहे हैं। क्या वो तमाम चीजें इतना लेने के बाद भी सरकार का पेट नहीं भर रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? वो बुजुर्गों की कहावत है ना, देसी भाषा में, रंडुओं की कमाई मूछ मुड़ाई में। क्या वो वाली स्थिति है क्या? सवाल ये होगा कि इतना पैसा कमाने के बाद, इतना बेईमानी करने के बाद भी आपका पेट नहीं भर रहा, फिर भी सरकार भूखी की भूखी, तो फिर कहाँ, किसके, कैसे मिलेगी? और आप जो बार बार बात कर रहे हैं ना, 5 किलो गेहूं, केशव जी, आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, आपने कभी ये नहीं किया सरकार एम्बुलेंस चलाए? आपने चला दी एम्बुलेंस। आप सोच रहे हैं मैंने तो भाई एम्बुलेंस चला दी, गरीबों को हरिद्वार तक जाने में सहायता मिलेगी। अरे ये काम सरकार करे ना, सरकार कब करेगी जो इतना टैक्स ले रही है, इतना तमाम? अनम्यूट करें अपने आप को, केशव जी। भाई सरकार और आप चाहें ना कि आम आदमी के लिए सरकार साधन पैदा करे। देखिए मोहनलाल जी, ये काम है जनप्रतिनिधि का, तो पार्लियामेंट में उठाएंगे हमारे मेंबरों पर। जनप्रतिनिधि को बोलने कहाँ दे रहा है? जनप्रतिनिधि को तो कल घुसने दिया, मीडिया को नहीं घुसने दिया। कल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, आप फिर वही घूम के आ जाते हैं। तानाशाही पे है सरकार तो। मोहनलाल जी, अभी रेवाड़ी के अंदर देखिए, अभी सब लोगों ने, आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब रेवाड़ी दौरा था, हमारे रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव जी ने समय मांगा। उन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी रेवाड़ी की मांगों के लिए मुझे समस्या मेरे को इसी पे कहना है। हल क्या हुआ? कोई
अरे क्या हुआ फिर, वो साइड के वैसी की वैसी है। देखिए 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 आगे नारायण जी, आगे मुख्यमंत्री की तारीफ करने के लिए बैठते नहीं हैं। यार, अरे भाई, कुछ काम तो करो। मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, हरियाणा में भी कह रहे हैं, बताओ कल कह नहीं, दिया। आप सुनिए आप सुनिए आप अभी सुनिए, तारीफ करना, आपको सब मैं तारीफ करना सिखा मैं दो। उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था, मोहनलाल जी भी उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद, बिल्कुल मानता हूं मोहनलाल जी, मैं मानता हूं। बाकी जांच हो गई, आप बाकी सुनिए जांच हो गई, साथ में। मोहनलाल जी, आप फिर मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। अब देखिए, आपकी डिबेट करने की अब इस समय आपके चैनल पर 7 लोगों की क्षमता है। अगर आप एक साथ चाहें कि आप 15 लोगों की डिबेट करा दें, इम्पॉसिबल। मैं सबसे क्यों बड़ा करा दोषी, देंगे? सबसे बड़ा अगर दोषी हमें- इसमें हॉस्पिटल को मानता हूं, हॉस्पिटल को, नहीं मोहनलाल जी, नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं को। नहीं, जब उसके पास 50 बेड है, उसने वहां पर 90 आदमी क्यों एडमिट गलत किए? गलत 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 बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से लाइसेंस डंडा किसने दिया दिया, गया। नहीं नहीं नहीं, लाइसेंस किसने गलत दिया बात। उसका, प्रशासन की तरफ से डंडा दिया बिल्कुल गया। गलत अब आप बात है। किसी को मना नहीं कर सकते। लाइसेंस किसने दिया उसका, जबरदस्ती उसको उनके लाइसेंस पैसे किसने लेने दिया, का लाइसेंस इशू किए गए। गलत बात। परमिशन किसने दी, 120 आदमी, परमिशन किसने दी? 120 आदमी का परमिशन परमिशन किसने किसने दी? दी। हाँ, आज ये भी आप देखिए, विराट हॉस्पिटल की, आप नहीं। आज भी आप विराट नो हॉस्पिटल नो निकाल नो, के दे दीजिए। 120 आदमी उस हॉस्पिटल में उसमें थे, क्या उसकी कैपेसिटी है? नहीं मेरी बात किसने दी, उन्होंने सुनो, केशव जी आपको पूरा नहीं पता मैं है कहना शायद। चाहूंगी, केशव जी पूरा नहीं पता। विराट हॉस्पिटल की तरफ से, सुनिए, आप उनसे मिलिए या मोहनलाल जी से कहूंगा मिले। उन्होंने प्रशासन को लेटर लिखा था, अब ये हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, हम इतने आदमियों को नहीं रख सकते हैं। प्रशासन की तरफ से उनको जवाब दिया गया, उनके लेटर का रिप्लाई आया, अगर आप कैसे भी करके व्यवस्था करिए और आदमी जो भी आएगा आपको उनको रखना पड़ेगा। अब क्या करेगा हॉस्पिटल वाला? नहीं, नहीं, आप उनसे मिलिए डॉक्टर साहब से, उनके पास बकायदा उसका प्रूफ है, रिटर्न प्रूफ है, रिटर्न प्रूफ है। ऑक्सीजन खत्म हुआ, सुनो, ऑक्सीजन खत्म हुआ। हॉस्पिटल में 100 आदमी एडमिट कर लिए, उसके बाद में आप सरकार को, रेड क्रॉस को, सीएमओ को एक लेटर लिख रहे हैं कि हमारे पास गैस खत्म होने जा रही है। हाँ। वो जांच जांच पूरी नहीं हुई आज तक, जांच कहाँ गई केशव जी, जांच क्या है, 24 घंटे, किसी को नहीं बख्शा 48 जाएगा। हाँ, जी, हाँ, ये 48 घंटे की जांच, सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, ना, ना। 48 घंटे की जांच, वो कहाँ है आज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रंगे हाथ रंगे हाथ कैसे कहाँ गई? पकड़े गए थे, किसी को नहीं कहाँ बख्शा है? जाएगा। वो भी ड्यूटी पे है, ये एक कहने की महीने बात है उनको बहुत बहाल कर